हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रुप मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका साथी और हम जुड़ चुके हैं ग्रुप मंत्रा के साथ। जी हाँ साथियों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हमने उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया है हमारी पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र को, जिसमें हमने अब तक अपनी 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम अपनी तीसरी क्लास कवर करेंगे पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र और जो हमारे शिक्षण सिद्धांत होते हैं उसके वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं। तो चलते हैं साथियों अपने आज के सेशन की ओर, जिसमें अभी हम अपने कवर कर रहे हैं हमारे पेडागोजी के थ्योरेटिकल पोर्शंस को, जिसके बाद हम अपनी पेडागोजी के सब्जेक्ट वाइज जो है अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के इस क्लास में सेशन में शिक्षण सूत्र व शिक्षण सिद्धांत की ओर। तो आज का हमारा साथियों बिंदु है शिक्षण सूत्र। जैसा कि साथियों मैंने बताया कि हमने अपनी पिछली क्लास में जाना था कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं और शिक्षण के क्या प्रकार हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो कोने में इसका लिंक आ रहा है, यहां से जाकर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और फिर यहां से इसको अटेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपने अटेंड किया है तो आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो शिक्षण सूत्र क्या है? तो जैसा कि मैंने कल बताया, शिक्षण एक क्या है, कला है, एक विज्ञान है, एक विधिवत तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षा को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके संदर्भ में हमारे कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हम टीचिंग फॉर्मूला या टीचिंग रूल कहते हैं। अर्थात जब शिक्षण के दौरान हमें अपने कौशलों का प्रयोग करना है, अपनी विधियों का प्रयोग करना है, तो उसके संदर्भ में जो कौशल्स हैं, बालक का जो हमें सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो उस विकास के संदर्भ में किस प्रकार की चीजों को पहले शामिल किया जाए और बाद में किस प्रकार की चीजों को शामिल किया जाए। अर्थात जो कौशलों को, क्षमताओं को, विधियों को, आदि चीजों को प्रयोग करने का जो एक क्रम है वही हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार से उसको हम शिक्षण सूत्र या टीचिंग फॉर्मूला के नाम से कह सकते हैं। तो जो हमारे टीचिंग फॉर्मूलाज हैं, इसका मतलब है कि जो स्किल्स है उनको किस क्रम में प्रयोग किया जाए। तो उसके संदर्भ में हमारे शिक्षण शास्त्र में विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र बताए गए हैं। तो जानते हैं इनको क्रम से डिटेल में। तो पहला है हमारा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी हां साथियों, एज ए टीचर हमको पता होना चाहिए कि हमें जब कक्षा में शिक्षण करना है तो हमें किस प्रकार से अपने कौशलों का प्रयोग करना है, क्षमताओं को किस तरीके से कक्षा में बच्चों के साथ शामिल करना है। तो उसके संदर्भ में सब एक महत्वपूर्ण बताया गया है कि बच्चों को शिक्षण के दौरान किस प्रकार से, किस क्रम में हमारे कौशल होने चाहिए शामिल, कौन सी गतिविधियां पहले होनी चाहिए। तो उसी क्रम में पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात इस बात को ये इस प्रकार स्पष्ट करता है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान किसी भी बिंदु से परिचित कराने के संदर्भ में पहले शिक्षक को आवश्यक है कि वह बालकों से उस प्रकार की बिंदुओं के बारे में चर्चा करें, उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करें, उन जानकारियों के बारे में चर्चा करें जिनके बारे में बालक पहले से जानता है, और उसके बाद फिर उस प्रकार के तथ्यों, बिंदुओं को शामिल किया जाए, उन पर चर्चा की जाए जिनको वह नहीं जानता है। अर्थात शिक्षण के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि पहले हमें बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित चीजों को शामिल करना चाहिए, जिनको वो जानते हैं उनको शामिल करना चाहिए। तत्पश्चात हमें नवीन अवधारणाओं से उसको परिचित कराना चाहिए, जिसको हम ज्ञात से अज्ञात की ओर का शिक्षण सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नॉन टू अननोन। पहले उसको जो नॉन चीजें हैं, जो उसको वो जानता है, उनसे परिचय कराना चाहिए। तत्पश्चात उसको जो अज्ञात है, जिनके बारे में वह नहीं जानता, उन सब से उसको परिचित कराया जाना चाहिए। तो बाद में उसको, जैसा कि पिक्चर के माध्यम से नीचे समझ पा रहे हैं, जो बच्चे को जिन चीजों को जानता है पहले उनको परिचित कराया जाए, उनसे शामिल कुछ चीजें शिक्षण में की जाए, तत्पश्चात नई चीजों को शामिल किया जिनके बारे में वह नहीं जानता। तो अर्थात पढ़ाने से पहले एक अध्यापक को प्रश्न कर लेने चाहिए, या प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से यह जान लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के बारे में कितना ज्ञान है, और उससे संबंधित उन्हीं चीजों के बारे में प्राथमिक रूप से जानकारी देनी चाहिए जो बच्चों को उनके संदर्भ में जानकारी है। और उसके तत्पश्चात जब कक्षा का स्तर उसे पता चल जाए, उसे उसकी जानकारी पता चल जाए कि बालकों को कितना पता है, तो उसी क्रम से जो उसके संदर्भ हैं, जो चीजों की उन्हें जानकारी है, उनको प्रयोग करते हुए फिर आगे की चीजों को बच्चों को
पढ़ाया जाना चाहिए। तो जिसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात पहले जानकार वाली चीजों को समझाया जाए, बाद में उनसे रिलेट करते हुए नवीन तथ्यों या जिनके बारे में बच्चा नहीं जानता उनके बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। तो वही है हमारा ज्ञात से अज्ञात या नोन टू अननोन टीचिंग फॉर्मूला। जानते हैं अगला है सरल से कठिन की ओर। जी हाँ साथियों, एज ए टीचर हमको शुरुआत में बच्चे के संदर्भ में जब हम शिक्षण करेंगे तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी बिंदु को, किसी भी विषय को जब शुरुआत किया जाए तो उसमें शुरुआत में ऐसे बिंदुओं का समावेशन करना चाहिए, ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो सरल हो, जो इजीली या आसानी से बच्चा उनको ग्रहण कर सके, समझ सके, बोधगम्य हो सके। और उसके तत्पश्चात धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाते चले जाना चाहिए और धीरे धीरे अंत में जो कठिनाई का जो उच्च स्तर है उसको सबसे अंत में शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार से विषय वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। कक्षा में शिक्षण के दौरान उन बिंदुओं का समावेशन करना चाहिए जो सरल है, पहले उनका करना चाहिए, तत्पश्चात हमें अपने जो कठिन स्तर के बिंदु हैं उनको शामिल करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं सरल से कठिन की ओर या इजी टू कॉम्प्लेक्स। अर्थात शिक्षण के दौरान हमें पहले उन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए जो बच्चे के समझ के लिए आसान है, जिनको बच्चा आसानी से समझ सकता है, और तत्पश्चात उसे कठिन स्तर की या उच्च स्तर की कठिनाई वाली चीजों को अवगत कराना चाहिए। तो अध्यापक को पहले सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए तथा उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऊपर स्तर का या उच्च स्तर का, फिर धीरे धीरे और उच्च स्तर का, तथा अंत में जो बिल्कुल उच्च स्तर की रचनाएं हैं, मुश्किल रचनाएं हैं, चीजें हैं, शामिल हैं, उनको अंत में शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर अध्यापक शुरू में ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करता है तो बच्चे क्या होते हैं, एकदम से थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, तो आगे की चीजों को समझना और कठिन हो जाता है। अगर शुरुआत में ही चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आने वाली चीजें और भी अधिक कठिन बन जाएंगी, क्योंकि अभी की चीजें अगले स्टेप में कहीं ना कहीं काम आती हैं। अधिगम का स्थानांतरण होता है, तो कहीं ना कहीं अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अगले स्टेप में काम आएगी, और वर्तमान की चीजें समझ में नहीं आई तो अगली चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरा नंबर, बालकों का इंटरेस्ट या रुचि भी कम होने लगेगी और साथ ही बच्चों में भय का भाव भी पैदा होगा। इसलिए पहले उन चीजों को अवगत कराया जाए जो बच्चों को आसानी से समझाई जा सके या बच्चों की समझ आसानी से उनको समझने की हो, या उनकी जो भी क्षमताएं हैं उनके अनुसार पहले चीजों को कराया जाए, फिर धीरे धीरे उच्च स्तर की चीजों को कराया जाना चाहिए। उसी को ही सरल से कठिन की ओर या इजी टू कॉम्प्लेक्स टीचिंग फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। अगला है साथियों विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक और सामान्य से मतलब जनरल। अर्थात शिक्षण के दौरान किसी भी बिंदु को, किसी भी पाठ को, किसी भी जो भी हमारा टॉपिक है उसके संदर्भ में जब शिक्षण किया जाए तो आवश्यक है कि शुरुआत में सर्वप्रथम ऐसे बिंदुओं पर जो मोटे मोटे खास बिंदु हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए, तथा फिर धीरे धीरे उसमें सामान्य प्रकार की चीजों को भी शामिल करना चाहिए। अर्थात अध्यापक को पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, आकर्षक बिंदु हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा उससे परिचय कराना चाहिए, तथा उसके बाद उसकी सभी प्रकार की जो चीजें हैं उसमें सामान्य हो, विशिष्ट हो, किसी भी प्रकार की चीजें हैं उनको बाद में प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब किसी भी चीज को विशिष्ट रूप से पहले देखते हैं तो फिर उसमें जब सामान्य जानकारियां भी उसको उपलब्ध कराई जाती हैं तो वो उनको भी ग्रहण कर लेता है। तो जैसे कि पहले किसी भी अट्रैक्टिव बिंदु जो होते हैं या जो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसमें बार बार शामिल हो रही हैं, तो उन चीजों से पहले उसको परिचित कराया जाए तथा फिर संपूर्ण जो भी चीजें हैं उनसे परिचय कराया जाए। तो इससे क्या होगा, बालक का संदर्भ एक स्थापित होता है, वो रेफरेंस कर पाता है, कनेक्टिंग कर पाता है, और इसके माध्यम से वह संपूर्ण चीजों को आसानी से समझ पाता है। इसी को ही विशिष्ट सामान्य की ओर का सिद्धांत या सूत्र कहा जाता है। जैसे कि एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बिंदु पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक शिक्षक क्या करता है, पहले वे जैसे हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं अंग्रेजी में, तो उसमें शब्दार्थों को अच्छे से समझा दिया गया। शब्दार्थ जो होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसी मुख्य पात्र हो सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ चर्चाएं की जाएं और फिर डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ाया जाए सामान्य रूप से। तो बच्चा क्या होगा, उसको उस पाठ को पढ़ने में बिल्कुल निश्चित तौर पर उसकी रुचि पैदा होगी, चीजों को समझ पाएगा, कई बार बिना शिक्षक की सहायता के भी अन्य बिंदुओं को समझ पाएगा और उनको रिलेट करते हुए अपने जो भी चीजें हैं उनको समझ पाएगा, अपना ज्ञान या अपने संज्ञान विकसित कर पाएगा। तो अर्थात विशिष्ट सामान्य की ओर पहले किसी भी चीज के जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, स्पेशल बिंदु हैं, जो आकर्षक चीजें हैं किसी भी चीज की, उनसे अवगत कराया जाना चाहिए, तथा बाद में फिर उसकी संपूर्ण
जो भी विषय वस्तु है, जो भी चर्चा करनी है, उसको सामान्य स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन पहले कुछ स्पेशल पॉइंट से उसको परिचित या स्पेशल बिंदुओं को, आकर्षक बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। तत्पश्चात सामान्य रूप से या वृहद रूप से उसको शामिल करना चाहिए या शिक्षण किया जाना चाहिए। तो यही है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल। जानते हैं अगला, मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बिल्कुल साथियों, मूर्त यानी कि जो चीजें दिखाई देती हैं, स्थूल उनको माना गया है जो चीज बड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा आगमन विधि का भी सूत्र की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। हम आगे जानेंगे भी इसे, आगे आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, वहां डिटेल में जानेंगे, लेकिन वर्तमान में हम सूत्र की चर्चा कर रहे हैं तो सूत्र को समझेंगे, बाद में उसको डिटेल करेंगे। तो मूर्त से अमूर्त कह लीजिए या स्थूल से सूक्ष्म कह लीजिए। जो मूर्त का मतलब होता है साथियों, जो हमारा कॉन्क्रीट है, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका एक भौतिक स्वरूप हो, अर्थात जो विजिबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष जिनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी चीजों को मूर्त कहा जाता है। और अमूर्त का मतलब है जो एक कल्पना मात्र है, अर्थात जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। अर्थात शिक्षण सूत्र क्या कहता है मूर्त से अमूर्त की ओर? स्थूल से सूक्ष्म, इसका मतलब वही है, समान है, इसका एक तरीके से पर्याय इसको मान सकते हैं। मूर्त को स्थूल माना जाता है और अमूर्त को सूक्ष्म यानी कि छोटी चीज माना गया है, और मूर्त को स्थूल यानी कि बड़ी चीज माना गया है। तो हमारे कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक को इस बात को निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वह शिक्षण के दौरान पहले बच्चों को उस प्रकार की चीजों से परिचित कराए जो उसने देखी हैं या जिनका भौतिक स्वरूप हो या जिनके संदर्भ में बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराए जा सकते हो। तत्पश्चात उनसे संबंधित कल्पनाओं को, नियमों को आदि को समझाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा जब शुरुआत में देखी हुई चीजों के संदर्भ में जब काम करता है, संक्रियाएं करता है, तो स्कीमा में इनको आसानी से ग्रहण कर पाता है या संज्ञान विकसित करने में उसको आसानी रहती है, तथा फिर धीरे धीरे नियम बनाने पर वह उनको कठिनाई महसूस नहीं करता है या उनसे संबंधित नियमों को आसानी से समझ लेता है, क्योंकि उसके पास कुछ अपने प्रत्यक्ष अनुभव हो जाते हैं। तो मूर्त से मूर्त की ओर, जिसे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, बच्चा सीधे सीधे उन चीजों के ऊपर तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि जब शुरुआत में बच्चा होता है तो उन चीजों के बारे में चिंतन नहीं कर सकता जिन चीजों को उसने कभी नहीं देखा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले बालक को उस प्रकार की चीजें दिखानी चाहिए जिनको उसने, जिनका एक कहीं ना कहीं भौतिक स्वरूप है या उसने उनको देखा है या उनको दिखाया जा सकता है। तत्पश्चात उसको अन्य प्रकार की या अमूर्त प्रकार की संकल्पना या नियमों आदि से परिचित कराया जाना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में बच्चों को जोड़ करने के लिए सेब, मैंगो, पेंसिल या फिंगर काउंटिंग करके सिखाई जाती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, बच्चा देख देख के उनको काउंट कर सकता है। लेकिन क्या वह हमेशा निश्चित तौर पर ऐसी काउंटिंग करता नहीं, बाद में फिर वो अंकों के माध्यम से भी समझ लेता। 3 का मतलब आने वाले समय में जब वो 3 देख पढ़ता है, जब जो चिन्ह है हमारा 3 का, 2 का, 5 का, तो वो आसानी से समझ लेता। 3 का मतलब 1 2 3 कोई 3 चीज रखी हुई है। लेकिन वर्तमान में ये चीजें जब भी संभव है कि पहले उसको प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाए, तो बाद में वह उन चिन्हों के माध्यम से भी अपना मन में उन प्रतीकों का निर्माण कर पाता है, प्रतिबिंबों का निर्माण कर पाता है और उससे संबंधित संक्रियाओं को कर पाता है। तो अर्थात मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एक शिक्षण सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। विशेषकर हमारे प्राथमिक स्तर पर इसका बड़ा ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक में अमूर्त प्रकार की तर्कणा नहीं होती है, अर्थात उसमें निगमनात्मक तर्कणा नहीं होती है, वो नियम के आधार पर चीजों को नहीं समझ पाता है। वह प्रत्यक्ष या जो चीजें उसके सामने हैं उनके आधार पर, यानी कि आगमनात्मक तर्कणा उसके अंदर होती है, इंडक्टिव रीजनिंग कर पाता है, अर्थात वस्तुएं अगर सामने हो तो वह उनके बारे में अच्छे से चिंतन कर पाता है, उनसे संबंधित परिकल्पना स्पष्ट कर पाता है, प्रतिबिंब के आधार पर चीजों को समझ पाता है। अर्थात इसी प्रकार से, यानी कि जब पहले प्रारंभ में भौतिक रूप से वस्तुएं दिखाई जाएं तथा बाद में फिर उनको नियमों के आधार पर भी समझाया जाए या सिर्फ नियमों के आधार पर समझाया जा सके। तो इस प्रकार से जब हम शिक्षण करते हैं तो उसी को मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि होल टू पार्शियल। बिल्कुल साथियों, कक्षा में शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को आवश्यकता है कि वह शुरुआत में किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले
उसका एक संपूर्ण रूप से अध्ययन करे, एक सामान्य रूप से उसके बारे में, कंप्लीट के बारे में उसको दिखाए, समझाए, तथा फिर तत्पश्चात उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी चीजों के बारे में डिटेल करना शुरू करे। तो पहले उसको एक संपूर्ण रूप से दिखाया जाना, बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। बाद में उसके जो भी पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर उसके टाइप्स हैं, उसके बारे में बाद में समझाया जाना चाहिए। तो उसी को कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। जैसे शुरुआत में साथियों हम देखते हैं कि बच्चों को पहले विज्ञान पढ़ाया जाता है, क्या होता है, और भी अगर हम बात करें शुरुआत में तो उसको ईवीएस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और वो ईवीएस में क्या होता है, कहीं ना कहीं साइंस भी होती है, एनवायरमेंट भी होता है, हमारी एसएसटी भी होती है। फिर धीरे धीरे उसमें एसएसटी और साइंस में उसको डिवाइडेशन किया जाता है। फिर धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में साइंस को और डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में एसएसटी को ज्योग्राफी, फिजिक्स, ज्योग्राफी हो गया, हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अदर इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको अंश की ओर ले जा रहे हैं, डिवाइडेशन करते चले आ रहे हैं। तो अर्थात शुरुआत में किसी भी चीज के बारे में संपूर्ण रूप से बताना चाहिए, एक सामान्य अप्रोच में संपूर्ण रूप से उसको समझाना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसके भागों के बारे में, उसके टुकड़ों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके प्रकार के बारे में समझाया जाना चाहिए। तो यही जो हमारा एक शिक्षण सूत्र है, एक तरीका है कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षण गतिविधियों को करने का, इसी को ही पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत या पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल टू पार्शियल। अर्थात अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए तथा उसके बाद छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि शुरुआत में एक शिक्षक को एक गाड़ी के बारे में दिखाना चाहिए, सिर्फ बच्चे को दिखा दिया कि ये कार है। फिर धीरे धीरे उसको बताया जाता है, या आप कोई कार सीख रहे हैं तो सबसे पहले बताया जाएगा ये कार है, ये 4 व्हीलर है। ये सिंपल सी बातें हैं हालांकि, लेकिन शुरुआत में अभी आप जानते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत सिंपल सी बातें हो गई, लेकिन बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर में अगर शुरुआत में बात की जाए तो इस प्रकार से होंगी। फिर धीरे धीरे बताया जाएगा कि स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये गियर है। फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है मैकेनिज्म के बारे में उसके। शुरुआत में बस आप जानते हैं इसका काम ये है, फिर धीरे धीरे आप उसमें समझ पाते हैं कि इसका पर्टिकुलर वर्क होता कैसे है। तो अभी तो हम ये जानते हैं कि इससे सिर्फ रेस होती है, एक्सेलरेट करती है, गति को बढ़ाने का काम करती है। धीरे धीरे समझ में आता है किस प्रकार से करती है। अर्थात धीरे धीरे हम उसके बारे में गहराई से या उसके एक एक डिटेल को, एक एक बिंदुओं को समझ पाते हैं। लेकिन शुरुआत में हम किसी भी चीज को कैसे करते हैं, संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, और धीरे धीरे हमें उसके बारे में, उसके संदर्भ में गहराई से या उसके एक एक बिंदु या उसके एक एक अंश की जानकारी होती चली जाती है। तो शिक्षण में, कक्षा में भी इसी प्रकार से शिक्षण कराया जाना चाहिए कि पहले शुरुआत में चीजों को संपूर्ण रूप से समझाया जाना चाहिए तथा फिर धीरे धीरे उसके बारे में डिटेल करते चले जाना चाहिए। जैसे कि साथियों आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें दिखाया भी जाता है कि पहले सारी जानकारियों को वो 1-2 लाइन में ही लिख देते हैं, मोटे मोटे बिंदु में, या पहले पैराग्राफ में लगभग मोटी मोटी सारी बातें लिख देते हैं और फिर धीरे धीरे उसको डिटेल करते हैं आने वाले पैराग्राफ्स में। तो इस प्रकार से उस चीजों को समझाया जाता है ताकि किसी भी घटना या जो भी न्यूज है उसको अच्छे से समझा जा सके, उसके बारे में सटीक जानकारी निकाली जा सके। तो इसी को कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत या होल टू पार्शियल। इसमें क्या होता है, अध्यापक पहले पूरे भाग की जानकारी देगा तथा फिर बाद में धीरे धीरे उसके भागों के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला है निश्चितता से अनिश्चितता की ओर, श्योर टू अनश्योर टीचिंग फॉर्मूला है। अर्थात बिल्कुल जैसे ज्ञात से अज्ञात है, लगभग वही बात है इसमें कि पहले बालक को उस प्रकार की चीजों को समझाना चाहिए, यानी कि नए कॉन्सेप्ट्स को समझाने में बालक को क्या रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो नए कॉन्सेप्ट्स को समझाने से पहले आवश्यकता है कि बच्चों को उनकी ज्ञान को, उसके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, या जहां पर बच्चों को भ्रांति हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, उन स्तरों का पता पहले लगाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की क्वेश्चनिंग या प्रस्तावना या जिसे आप कहते हैं अन्वेषण के माध्यम से उनका पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात जो उन चीजों के बारे में बालक श्योर है, निश्चित तौर पर जानता है, उनके बारे में उनको जानकारी है या ज्ञान है, उन प्रकार की चीजों को पहले शामिल करना चाहिए। तत्पश्चात धीरे धीरे उसमें ऐसे बिंदुओं का समावेशन करना चाहिए जिनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बच्चा आगे वाली चीजों में कनेक्शन
या एक कनेक्टिंग रिलेट कर पाएगा, संबंध जोड़ पाएगा, जिसके माध्यम से वो नई विषय वस्तु को, जो भी चीजें हैं उनको आसानी से समझ पाता है। तो इसी को कहते हैं निश्चितता से अनिश्चितता की ओर, श्योर टू अनश्योर, अर्थात शुरुआत में एक ऐसी चीजों को जानकारी देना जिनके संदर्भ में बच्चों को कोई भ्रम ना हो, कोई भ्रांति ना हो, उनके संबंध में वह सटीक जानकारी रखता हो या काफी हद तक जानकारी रखता हो। तत्पश्चात उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करना, इन बिंदुओं को शामिल करना जो उस बालक के संदर्भ में बिल्कुल नए हैं या जिनको वे नहीं जानता है। तो इस प्रकार से अगर कक्षा में शिक्षण किया जाता है तो बच्चा निश्चित तौर पर आने वाली चीजों में अपना पूर्व ज्ञान को स्थानांतरण कर पाता है, नई चीजों के साथ कनेक्ट कर पाता है और आसानी से चीजों को समझ पाता है, ग्रहण कर पाता है और उसकी जो बोधगम्यता है, जो समझ है, वो विकसित होती है और उसको चीजों को करने में आसानी होती है। जैसे किसी नई वस्तु के बारे में समझाने के लिए किसी जानवर से वस्तु से संबंध जोड़कर उसको समझाना, कोई भी चीज है उसके बारे में बता रहे हैं तो किसी जानवर के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं और वो जानवर बच्चे ने कभी नहीं देखा, तो उसके जैसा कोई जानवर अगर हो जो बच्चे ने कभी देखा हो या उसके आसपास उपलब्ध हो, तो हम उससे संबंध करके थोड़ा सा जोड़ के बता सकते हैं। जैसे जंगली कुत्ता होता है और एक होता है कुत्ता, तो जंगली कुत्ता कहीं ना कहीं जो हमारे एक सामान्य कुत्ता है उससे अंतर है उसमें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको कनेक्टिंग कर सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। जैसे भेड़िया है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो सामान्यतः हमारे आसपास नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे आसपास आसानी से देखने को मिलते हैं। तो हर एक जानवर को कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर, कुछ उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर सेम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो हम उनके माध्यम से उनको कनेक्टिंग करते हुए बच्चे को समझा सकते हैं, जोड़कर उनके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, निश्चितता से अनिश्चितता की ओर या श्योर टू अनश्योर टीचिंग फॉर्मूला कहलाता है, जिसके माध्यम से बालक का सीखना सुलभ और हमारा एक ऐसा हो जाता है जिसमें बालक संदर्भ परक चीजों को ग्रहण कर पाता है, समझ पाता है। अगला है हमारा शिक्षण सूत्र है हमारा बाल केंद्रित के अनुसार। बिल्कुल साथियों, शिक्षा हमारी वर्तमान की मूल रूप से जॉन डीवी भी कहते हैं कि आज के वर्तमान की जो शिक्षा है वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अर्थात वर्तमान जो हमारा शिक्षा का स्वरूप है, शिक्षण का स्वरूप है, वो कैसा है, बाल केंद्रित है। अर्थात एक शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के दौरान इस बात को निश्चित तौर पर, ना कि सिर्फ कक्षा में शिक्षण के दौरान ही, एज ए टीचर उसको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो बाल केंद्रित है। अर्थात हमें कक्षा में शिक्षण के दौरान या कक्षा में शिक्षण से पहले जो भी हमारी योजना बननी है या कक्षा में शिक्षण करना है, उन सभी में मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि हमें शिक्षण में ऐसी चीजों को शामिल करना है जो बच्चों की क्षमताएं हैं, जो बच्चों की रुचियां हैं, जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो भी उनके एटीट्यूड्स हैं, अनुभूतियां हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, उनके आधार पर उनको ध्यान रखते हुए उनको अपना मुख्य आकर्षक बिंदु मानते हुए अपनी शिक्षण योजना को तैयार करना चाहिए और कक्षा में शिक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को ही, इस प्रकार से बिंदुओं को, शिक्षण तथ्यों को, बिंदुओं को शामिल करने को ही क्या कहा गया है, बाल केंद्रितता का सूत्र कहा गया है। अर्थात बालक को मुख्य स्थान देते हुए बालक की रुचियों, इच्छाओं, उसकी जो एटीट्यूड्स हैं, अभिप्रेरणा है, उसकी अनुभूतियां हैं, इन सभी चीजों को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए जब हम अपनी शिक्षण जो भी विधियां हैं, जो भी शिक्षण योजना है, उसको तैयार करते हैं, तो वह बाल केंद्रित कहलाती है। तो बिल्कुल साथियों, हमारे जॉन डीवी इसके समर्थक हैं, उन्होंने इस पे विशेष बल दिया है। तो बिल्कुल साथियों, तो हमारा शिक्षण सूत्र कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। अर्थात हमारी शिक्षण विधियां, शिक्षण योजना इस प्रकार की हो जो बालकों को हितों में, उसके हित को, उस आदि को ध्यान में रखती हो और उसके सभी प्रकार की जो भी चीजें हैं उनको पूर्ण करती हो या उनकी पूर्ति करती हो। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की। बिल्कुल साथियों, विश्लेषण और संश्लेषण कहीं ना कहीं दो विधियां हैं। हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे विभिन्न प्रकार की विधियों को, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, संश्लेषण विधि क्या है, विश्लेषण विधि क्या है, अन्वेषण विधि क्या है। विभिन्न प्रकार से हम अपना प्रोजेक्ट विधि आदि सभी को जानेंगे डिटेल में, एक एक को। तो वर्तमान में हम शिक्षण सूत्र आदि पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बस इतना ही जानेंगे शॉर्ट, आगे उसका अगली क्लास में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो विश्लेषण और संश्लेषण से मतलब क्या है साथियों, तो विश्लेषण का मतलब होता है जब हम किसी चीज को टुकड़ों में तोड़कर उसके डिटेल्ड स्टडी करते हैं, उसको डिवाइडेशन करते हुए, इसका क्लासिफिकेशन करते हुए
जब हम उसके संदर्भ में उसकी जानकारियों की व्याख्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसे विश्लेषण या एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब हम विभिन्न प्रकार की बिंदुओं को, चीजों को शामिल करते हुए किसी एक नई चीज की स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, या उनको शामिल करते हुए नई चीजों को बनाते हैं, तो उसी को संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ना, और संश्लेषण का अर्थ है कि उन टुकड़ों को जोड़ना। तो कई बार हम कैसे कक्षा में शिक्षण करते हैं कि पहले चीजों को तोड़ते हैं और फिर उनमें उनको जोड़ते हुए एक नई संकल्पना विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कक्षा में शिक्षण होता है। जरूरी नहीं है कि विश्लेषण से संश्लेषण ही हो, कई बार ये संश्लेषण से विश्लेषण की भी ओर हो सकता है। बस इसमें इतना समझना है कि विश्लेषण अगर कह रहा है तो पहले चीजों को तोड़ा जा रहा है, डिवाइडेशन किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, फिर उन क्लासिफाइड मेथड के बाद उन चीजों को समझते हुए उनकी चीजों के बेसिस पर नई चीजों को समझने का, जोड़ने का, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वह विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमारा शिक्षण चल रहा है। एनालिसिस टू सिंथेसिस कहलाता है। साथियों, विश्लेषण से संश्लेषण या संश्लेषण से विश्लेषण हो सकता है, लेकिन साथियों याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आगमन से निगमन या निगमन से आगमन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में नियम से उदाहरण और उदाहरण से नियम की ओर है, वो नहीं हो सकती। लेकिन विश्लेषण से संश्लेषण या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर चीजें चल सकती हैं। कक्षा में इस प्रकार से इन दोनों विधियों को प्रयोग करते हुए किसी भी बिंदु को, किसी भी तथ्य को समझाया जा सकता है। संदर्भ परक बनाने के लिए इस प्रकार से इन दोनों विधियों को शामिल किया जा सकता है। तो पहले किसी वस्तु के एक एक खंड के बारे में समझाया जाए तथा उसको फिर तोड़ते हुए सभी पक्षों के बारे में चर्चा करना, तथा अंत में उन पक्षों से मिलकर बनने वाली प्रक्रिया या उसको समझाने का या जोड़कर एक नया कॉन्सेप्ट मेकिंग करना, एक नया जो भी संकल्पना स्थापित करना है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या एनालिसिस टू सिंथेसिस हमारा शिक्षण सूत्र कहलाता है। जैसे जब हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, अर्थात में हम क्या कर रहे हैं, वहां पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो जब हम शुरुआत में किसी भी कविता को या काव्य रचना को पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को समझते हैं और उनको डिटेल करते चलते हैं, एक एक शब्द का क्या अर्थ है, और फिर उन शब्दों के अर्थों को जोड़ते हुए हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी निकाल पाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कविता और काव्य का एक बड़ा ही विशेष गुण है कि इसका एक अर्थ निश्चित नहीं होता है, अर्थात इनके कई अर्थ निकल सकते हैं। तो उन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभ में हम उनका विश्लेषण करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं और फिर उन शब्दों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं। हम पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या करते हैं और फिर अंत में उस व्याख्या के आधार पर उसका उपसंहार, जो भी उपसंहार है, उसको निकालते हैं या कंक्लूड करने का उसको काम करते हैं। तो यही हमारा क्या है, हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र कहलाता है। अगला है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। बिल्कुल साथियों, एज ए टीचर हमको पता होना चाहिए कि हमें बच्चे की अपनी अलग अलग अभिवृत्तियां होती हैं, उन्होंने जो भी कुछ चीजें हैं अपने आसपास देखी हैं, समझी हैं, उनसे संबंधित उनके अपने कुछ परसेप्शंस होते हैं, कुछ अपनी सोच होती है, कुछ उनके स्कीमा होते हैं, कुछ उनके संज्ञान होते हैं और कुछ उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। तो इस आधार पर हमें किसी भी चीज को हमेशा समान रूप से एक ही विधि से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों के पहले मनोवैज्ञानिक जो भी क्षमताएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनको आधार को स्पष्ट करते हुए, उनके मनोवैज्ञानिक तर्क और उन चीजों को देखते हुए, जब उनसे अवगत कराते हुए, उन चीजों को शामिल करते हुए नई प्रकार की या तार्किक चीजों से उसको परिचित कराया जाना चाहिए। अर्थात शुरुआत में उनके जो भी हमारे उनके भावात्मक पक्ष हैं या क्रियात्मक पक्ष हैं, जो उनकी हमारे अफेक्टिव या जो भी साइकोमोटर टाइप के जो भी उनकी साइकोलॉजिकल उनकी स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित चीजों को शामिल करना चाहिए। तत्पश्चात उसको लॉजिकल यानी कि कॉग्निटिव पक्ष से संबंधित चीजों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के भाव और क्रिया होती हैं, अगर उनको जोड़ते हुए, उनको शामिल करते हुए किसी भी चीज को
कक्षा में शिक्षण कराया जाए, किसी बिंदु से बच्चे को परिचित कराया जाए, तो बच्चा क्या है, उसको आसानी से समझ पाता है और अपने संज्ञान विकसित अच्छे से कर पाता है, अर्थात उसके ज्ञानात्मक पक्ष का विकास अच्छे से हो पाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष हैं, अगर इनको कक्षा में शिक्षण में शामिल किया जाए, इनको शामिल करते हुए चीजों को लागू किया जाए, तो बच्चा निश्चित तौर पर अपने संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष को अच्छे से विकसित कर पाता है, जिसमें उनके अच्छे से उसमें क्या होती है, ज्ञान की उपलब्धता होती है, उनको बोध कर पाता है, उनको अनुप्रयोग कर पाता है, उसमें विश्लेषण की क्षमता आती है, संश्लेषण की क्षमता आती है, और तथा वह तत्पश्चात उनसे संबंधित मूल्यांकन संबंधी चीजों को भी कर सकता है। अर्थात बच्चे में प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक यानी कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को उसको शामिल करना चाहिए, तत्पश्चात उसको संज्ञानात्मक पक्षों से शामिल करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर या साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो टीचिंग हमारा रूल है या फॉर्मूला है कि बच्चे के पहले भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को शामिल किया जाए, तत्पश्चात उसके संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष में चीजों में काम किया जाए। तो उसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल टीचिंग फॉर्मूला। तो साथियों, इसी के साथ हमने जाने कि हमारे शिक्षण सूत्र क्या है। अब हम जानेंगे अपने आज की क्लास के सेकंड बिंदु, शिक्षण के सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि जो भी हमारे कक्षा में शिक्षण के दौरान हम बच्चों की विभिन्न प्रकार की चीजों को, आवश्यकताओं को, क्षमताओं को, रुचियों को ध्यान में रख रहे हैं और उसके आधार पर अपने शिक्षण का तरीका बना रहे हैं, अपने स्किल्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, या कौन कौन से स्किल्स एज ए टीचर हमारे क्लास में हमको किन किन परिस्थितियों में कब कब कैसे प्रयोग करने हैं, उनसे भी पहले आवश्यक है यह जानना कि बच्चों की क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, किस प्रकार की चीजें बच्चों में होती हैं, किस प्रकार की एज में बच्चा कौन कौन सी चीजें कर सकता है। तो जब हम इन सभी चीजों को, उनकी क्षमताओं को, रुचियों को, उनकी अकॉर्डिंग टू एज जो भी उनकी क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत रूप से जो उनकी क्षमताएं हैं, जब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों का, सिद्धांतों का हम निर्माण करते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। तो कक्षा में शिक्षण के दौरान हमें किन बिंदुओं को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, बालक के संदर्भ में किस प्रकार की चीजों को हमेशा बना के रखना है, या बालकों के संदर्भ में कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो बहुत ही एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। तो उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी हम अपनी एक नियमावली, एक निश्चित क्रम या एक निश्चित व्यवस्थित क्रम चीजों को परोसने का तैयार करते हैं, तो उसी को कहते हैं हमारे शिक्षण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स। तो जानेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स क्या हैं। सबसे पहला है कि बच्चों के संदर्भ में कहा गया है कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर आवश्यक माना गया है कि बच्चों को चीजें कैसे सिखाई जाएं, करके सीखने पर आधारित हो। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि बहु इंद्रिय ज्ञान अधिक सक्रिय होता है। अर्थात हम जब किसी कार्य को करने में अपने जितने अधिक से अधिक सेंसरी ऑर्गन्स को प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद जो हम चीजें सीखते हैं या जो भी हम अपना रिजल्ट निकाल पाते हैं या जो भी हमें परिणाम मिलते हैं, तो वो परिणाम हमारे कैसे होते हैं, निश्चित तौर पर अधिक स्थायी होते हैं, या लंबे समय तक हमें वो चीजें याद हो पाती हैं या रह पाती हैं, हमारे व्यवहार में या हमारे संज्ञान में शामिल हो पाती हैं। अर्थात बहु इंद्रिय ज्ञान अधिक सक्रिय होता है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे कि अगर एक कहानी है, अगर उसको हम किसी किताब से पढ़ते हैं, वहीं हम इस कहानी को एक ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं, यानी कि कोई स्टोरी है, वॉइस रिकॉर्डिंग में है, तो उसमें सुनते हैं, और उसी स्टोरी को जब हम एक पिक्चर या मूवी के फॉर्म में देखते हैं, तो तब, और चौथी स्थिति है कि जब हम उस मूवी को एक रोल प्ले या एक ड्रामा के रूप में, एक या फिर स्टेज शो के माध्यम से देखते हैं। यानी कि कहानी एक है, एक बार एक बच्चे ने, पहले बच्चे ने कैसे पढ़ी, वो किताब से पढ़ी, दूसरे बच्चे ने, सेकंड स्टूडेंट ने वो कहानी एक ऑडियो के माध्यम से सुनी, तीसरी बच्चे ने वही कहानी जो है एक मूवी के माध्यम से देखी, और चौथे बच्चे ने वही कहानी स्टेज पे एक ड्रामा हो रहा है, एक थिएटर टाइप का एक शो हो रहा है, उसके माध्यम से देखी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जो उस कहानी के बारे में अधिक से अधिक और सटीक जानकारी आसानी से दे पाएगा, और लंबे समय बाद भी अगर उससे पूछा जाए
तो अभी उनमें से कौन है जो ज्यादा और सटीक उत्तर दे पाएगा। तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा कि जिसने उस स्टोरी को एज ए ड्रामा, एज ए थिएटर में अपने सामने रोल प्ले होते हुए देखा है, निश्चित तौर पर वह बता पाएगा। अगर हम ये वाला फोर्थ ऑप्शन नहीं रखते तो आप कहते हैं कि जिसने उसको मूवी के फॉर्म में देखा है वो बता पाएगा। तो इसका मतलब है कि हम जब किसी काम को जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन यानी कि आंख, कान हमारे होते हैं, जो भी हमारे 5 हैं, नाक, त्वचा और हमारे कान, ये सभी हमारे क्या हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन है। तो अर्थात जिस चीज को हम काम को करने में अपने जितने ज्यादा अंगों को प्रयोग करते हैं उससे हमारा निश्चित तौर पर एक स्थायी अधिगम होता है, स्थायी व्यवहार में परिवर्तन होता है। अर्थात इसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखने पर चीजें हमारी अधिक स्थायी होती हैं, आसानी से होती हैं, बिना कोई मेहनत के, विशेष प्रयास के हमारी चीजें लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो इसी को करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात शिक्षण के सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि हमारे शिक्षण विधियों में या हमारे जो भी एक्टिविटीज हैं शिक्षण के दौरान वो ऐसी हो जिसमें बच्चा खुद से करके सीखे, अर्थात वह गतिशील रहे, क्रियात्मक रूप से शामिल होते हुए चीजों को करे। तो इसी को कहते हैं करके सीखने का सिद्धांत। साथियों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अगला है अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत। साथियों, बिल्कुल शिक्षण के दौरान ऐसा कहा गया है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में शिक्षण के दौरान ऐसी चीजों को, ऐसी विधियों को, ऐसे शिक्षण सहायक सामग्रियों को प्रयोग में लाया जाए जिससे बालक उससे क्या हो, अभिप्रेरित हो, उसको लगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, उसमें उसकी रुचि पैदा हो, यस आई कैन डू वाला भाव उसमें विकसित हो, वह चीजों को खुद से करने का प्रयास करे, खुद से क्रियाओं में शामिल हो सके। तो शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को कक्षा में ऐसी चीजों को शामिल करने की बिल्कुल आवश्यकता मानी गई है कि जिससे बच्चों का उसमें अभिप्रेरित हो, उनकी रुचि विकसित हो और वह पढ़ाई से भागने की बजाय उसको खुद से करना, सीखने पढ़ने में रुचि ले सके। तो इस प्रकार से जब शिक्षण में इन बिंदुओं को शामिल किया जाता है तो इससे क्या होता है, शिक्षण हमारा प्रभावशाली होता है, सुगम होता है और उद्देश्य पूर्ण होता है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा माना जाता है कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के दौरान इस प्रकार की चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे कि बच्चा अभिप्रेरित रहे, उसको प्रेरणा मिले और उसको संबंधित उन्हीं क्रियाओं में या उस शिक्षण संबंधी क्रियाओं में रुचि का भाव पैदा हो, यस आई कैन डू वाला भाव उसमें पैदा हो। अगला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, इस जीवन में, इस प्रकृति में ऐसा कोई काम नहीं है जिसका अपना कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। तो हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षा के अपने एक निश्चित उद्देश्य हैं। हमने अपनी पहली क्लास में बताया था शिक्षा है क्या, शिक्षा के प्रकार क्या है। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो कोने में आपके ऊपर राइट कॉर्नर में लिंक आ रहा है क्लास का, आप जाकर के उसको अटेंड कर सकते हैं। तो निश्चित उद्देश्य यानी कि कोई भी काम है, शिक्षा है, कोई भी चीज है इस प्रकृति में, उसके अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं जिनको हमें प्राप्त करना होता है। तो अर्थात कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक को इस प्रकार की चीजों को अपने शिक्षण में शामिल करना चाहिए जो भी हमारे टीचिंग के, या टीचिंग तो एक प्रकार से साधन है, जो भी हमारे एजुकेशन के, शिक्षा के जो भी हमारे एम्स हैं, टारगेट हैं, वो उनकी पूर्ति करता हो। अर्थात एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षण की जो उद्देश्यों की पूर्ति भी करता हो और एक इस पूर्ति के लिए एक विशेष कंडीशन है कि उसकी एक सटीक रूप से, एक व्यवस्थित रूप से, एक क्रमबद्ध तरीके से उसकी प्लानिंग की जानी चाहिए। तो अर्थात शिक्षण के संदर्भ में ऐसा सिद्धांत दिया गया है, कहा गया है कि हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए, निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए और उसकी एक सटीक, बिल्कुल डिटेल में, क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। अर्थात शिक्षण में उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसकी एक सटीक प्लानिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्स, या जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति, समय और जो भी संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए एक निश्चित, एक सुव्यवस्थित नियोजन होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगला है चयन का सिद्धांत। अर्थात शिक्षण में उस प्रकार की चीजों को शामिल करना चाहिए जो बच्चे की आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता है, चीजों को समझने में, रिलेट करने में आसान हो और उसके जीवन से भी संबंधित हो, उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों में, अन्य परिस्थितियों में शामिल हो सके। यानी कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होना चाहिए। वर्तमान में सीखी हुई चीजें अगली परिस्थिति में निश्चित तौर पर काम आनी चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यानी कि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होना चाहिए। जैसा कि साथियों हमने मूल्यांकन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अधिगम के स्थानांतरण आदि क्या होते हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में लिंक आ रहा है मूल्यांकन क्लास का, आप वहां से जाकर उसको अटेंड करिए। बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि मूल्यांकन किसे कहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पेडागोजिकल पोर्शन में इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके संदर्भ में, शिक्षण के संदर्भ में हमें इस प्रकार की चीजों का चयन करना है जो क्या बना रहे, हमारा जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो वस्तुनिष्ठ हो, उनमें व्यापकता बनी रहे, गहराई से चीजें शामिल हो, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरतों के अनुसार और उसके भावी जीवन से संबंधित, अगली परिस्थितियों से संबंधित सभी प्रकार के बिंदुओं का समावेशन हो, जिससे कि आगे के स्तर में उसको कोई कठिनाई या भ्रांति पैदा ना हो और वह आसानी से आने वाली जो नई नवीन चीजें हैं उनको समझ सके, उनको ग्रहण कर सके, उनको आत्मसात कर सके। तो इसी के संदर्भ में एक शिक्षक को इस बात को निश्चित तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि वो एक निश्चित सटीक चीजों का चयन करे और ऐसी चीजों का भी चयन करे साथ में जो उसके जीवन से संबंध स्थापित करती हो, उसकी नवीन परिस्थितियों को साथ देती हो, उनको ऐसी चीजों को उपलब्ध कराती हो जिससे बच्चों की इच्छाएं, उसकी जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं और भावी जीवन के संबंधित जो भी उसकी आकांक्षाएं हो सकती हैं उनकी भी पूर्ति होती हो। तो इस प्रकार से शिक्षण के संदर्भ में बच्चों को इन सब चीजों की पूर्ति के लिए जब इस प्रकार की चीजों को शामिल किया जाता है तो उसी को कहा जाता है चयन का सिद्धांत या जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिपीटिशन। बिल्कुल साथियों, क्योंकि हमारे साथ प्रकृति में दो चीजें हमेशा हमारे साथ जुड़ी होती हैं, एक होती है स्मृति और एक होती है विस्मृति। इस प्रकृति में हर व्यक्ति के साथ जन्म से ही दो प्रकार की क्रियाएं हैं जो बौद्धिक संरचना से संबंधित हैं, स्मृति और विस्मृति। तो बौद्धिक संरचना से संबंधित स्मृति और विस्मृति हैं क्या? तो स्मृति का मतलब होता है किसी भी चीज को याद करना, मेमोरी, लर्निंग, समझना या उसको ग्रहण करना। साथ ही साथ उसी के पैरेलल बिल्कुल बराबर में काम करती है हमारी विस्मृति क्षमता, अर्थात फॉरगेटिंग या भूलना। तो जिस प्रकार से हम चीजों को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से हमारी प्रकृति है कि हम चीजों को भूलते भी चलते हैं। हालांकि भूलना भी एक आवश्यक तत्व है और एक अच्छा ही तत्व है, क्योंकि अगर हम चीजों को नहीं भूलेंगे तो नई चीजों को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीजें उसके कारण ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, लाभकारी हैं या फायदेमंद हैं, या बिल्कुल उनको हमें जानना है, उनको अपने संज्ञान में बनाए रखना है निश्चित तौर पर। लेकिन विस्मृति के कारण वो क्या होती है, चीजें हमारे स्मृति से निकलती चली जाती हैं, हमारे संज्ञान से डिसअपियर होती चली जाती हैं। तो उसके संदर्भ में एक तर्क दिया जाता है कि अगर चीजों को समय समय पर बार बार किसी ना किसी माध्यम से रिपीट किया जा सके, रिपीट किया जाता रहे, उसकी आवृत्ति होती रहे, उसकी बार बार दोहराया जाता रहे, कभी कक्षा जो भी हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से, कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे आप कह सकते हैं, कभी सममेटिव असेसमेंट के माध्यम से, कभी सामान्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार से पुराने चैप्टर्स को नए चैप्टर्स में कहीं कोई बिंदु आता है और वो पुराने किसी टॉपिक से कनेक्ट करता है तो उन पे एक बार रिवीजन कर दिया जाए, दोबारा से उनके बारे में शॉर्ट में भी अगर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो इस प्रकार से जब बिंदुओं को चर्चा किया जाए, बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से बिंदुओं को रिपीट किया जाता रहे, तो उसी को कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। अगर चीजों को बार बार किसी ना किसी माध्यम से, कभी शॉर्ट वे में, कभी डिटेल वे में, तो कभी कनेक्टिंग करते हुए, कभी टेस्ट या परीक्षा के माध्यम से चीजों को रिपीट किए जाता रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी आने वाली परिस्थितियों में जब वो बिंदु शामिल होते हैं तो हम निश्चित तौर पर उन बिंदुओं को भी याद रख पाते हैं। साथ ही नई परिस्थिति में जब वो चीजें शामिल होती हैं तो उनसे संबंधित समस्याओं को, चीजों को हल करने में क्या कठिनाई अनुभव नहीं करते हैं, आसानी से उनको समझ पाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसको एक बार डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हमारी प्रोसेसिंग है मैथमेटिकल अप्रोच की, जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, अगर उनको एक बार और अच्छे से डिटेल में कुछ हार्ड लेवल की चीजों को शामिल करते हुए समझाया जाए तो बोर्ड मास करने में बच्चे को आसानी होती है। या अगर हम उसको ब्याज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं और थोड़ा सा परसेंटेज क्योंकि उसमें शामिल होता है, इस प्रकार की चीजें शामिल हो रही हैं, उनको थोड़ा सा एक बार चर्चा करने और फिर उसको कराएं तो बच्चे का क्या होगा कि आने वाली चीजें भी अच्छे से होंगी और पुरानी चीजें भी उसकी मेमोरी में वो निश्चित तौर पर स्थायी रहेंगी या काफी हद तक चीजें वो जुड़ी रहेंगी, उसके संज्ञान विकसित रहेंगे। तो उसी को कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिपीटेशन, अर्थात वस्तुओं का जो पूर्व में की हुई चीजें हैं उनका भी समय समय पर निश्चित तौर पर क्या होता रहना चाहिए,
बार बार उनको दोहराया जाता रहना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारी आने वाली परिस्थितियां सरल बन जाती हैं और आने वाली चीजों में भी बच्चा उन चीजों को आसानी से समझ पाता है, ग्रहण कर पाता है। अगला है विभाजक का सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, एक सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत है कि विभाजक का सिद्धांत, अर्थात बच्चा कभी भी किसी भी चीज को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है। उसमें सामान्य तौर पर तो उसको जानकारी दी जाती है, समग्र रूप से दी जा सकती है, लेकिन सभी प्रकार के बिंदुओं को नहीं दिया जा सकता है। तो पहले हमें किसी भी चीज के संदर्भ में सामान्य रूप से, समग्र रूप से परिचय कराना चाहिए, तत्पश्चात उसका डिवीजन कर देना चाहिए। जैसे कि हम भोजन की बात करें, कक्षा में एक शिक्षक अपने बच्चों को भोजन चैप्टर पढ़ा रहा है, तो क्या करे, सबसे पहले एक भोजन की सामान्य बातें बताए कि भोजन होता क्या है, हमें इससे क्या चीजें होती हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तत्पश्चात वह फिर विभिन्न प्रकार की जो भी इसकी जो पूर्ति है कि वो हमें भोजन किन किन चीजों की पूर्ति करता है, तो फिर वो उनको एक साथ ना बताकर उनका अगर डिवाइडेशन कर दे कि हमें इस प्रकार की चीजें इस प्रकार के भोज्य पदार्थों से मिलती हैं, इस प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो इस प्रकार के भोजन से पूर्ति होती है, तो उसी को कहते हैं विभाजक का सिद्धांत। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को उसके प्रयोग, उसके उद्देश्य या उसकी जो भी क्षमताएं हैं उनके अनुसार जब हम उनको डिवाइड करते हुए उनके बारे में अध्ययन करते हैं या उस चीज को समझने या समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसी को विभाजक का सिद्धांत कहते हैं। तो शिक्षण में ऐसा माना जाता है कि विषय वस्तु को किसी भी जो भी हमारा बिंदु है, शिक्षण बिंदु है, अगर उसको हम डिवाइड करते हुए उसको अलग अलग बिंदुओं में उसके कैरेक्टर्स के आधार पर, उसके जो भी उद्देश्य हैं उनके आधार पर जो भी है, जो भी इससे संबंधित चीजें हो सकती हैं, उनको डिवाइड करते हुए जब उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसी को विभाजक का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा करने से चीजें सरल बनती हैं, सुगम बनती हैं और बच्चा आसानी से चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है और उनके बारे में चीजों को समझ पैदा कर सकता है और उनको अनुप्रयोग कर सकता है। आने वाली परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषण संश्लेषण संबंधी उसकी क्षमताएं पैदा होती हैं। अर्थात जो भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है वो कैसी होगी, संदर्भ परक होगी और हमारी बोधगम्य होगी। तो जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षण जो भी बिंदु है उसको विभाजन के आधार पर या उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अप्रोच अगर हम करते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रभावशाली शिक्षण होगा, अर्थात उद्देश्यपूर्ण शिक्षण होगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, एज ए टीचर हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी क्लास के बच्चे कभी भी पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकते। यहां तक कि अगर उनकी आयु भी समान है तब भी हम निश्चित तौर पर अगर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि कभी भी कोई दो बालक एक पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो सकते हैं। और यहां तक कि ऐसा भी कहा गया है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली भी संतानें पूर्ण रूप से कभी भी एक समान नहीं होती हैं। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो एज ए टीचर हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इन क्लास में हमें किसी भी बिंदु को शिक्षण करते वक्त इस बात को निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षण विधियां निश्चित ना हो, अर्थात हमारे बालक में, हमारी कक्षाओं में बालक जो बैठे हैं वो विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले हैं, उनकी जो मानसिक स्तर है अलग अलग होंगे। निश्चित तौर पर सामान्यतः ज्यादातर बालक समान हो सकते हैं अगर उनकी आयु समान है, लेकिन फिर भी पूर्णतः सभी क्लास के बच्चे हमारे समान नहीं हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक को इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की शिक्षण विधियां, शिक्षण सहायक सामग्रियां आदि का कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रयोग किया जाए कि सभी प्रकार के बच्चों की क्षमताएं पूर्ण हो सके, उनको सभी को रुचिकर लगे, सभी अपनी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तैयार कर सकें और अपने आने वाली परिस्थितियों में उनको शामिल कर सकें। अर्थात एक शिक्षण के संदर्भ में एक आवश्यक चीज बताई गई है कि शिक्षण में किस प्रकार की चीजें शामिल करनी चाहिए जो हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को शामिल करती हूं, अर्थात हर प्रकार के बच्चे का पोषण करती हूं। बच्चे की किसी भी प्रकार की बौद्धिक संरचनाएं हो, उसकी रुचि किसी भी प्रकार की हो, सभी के बच्चों को समान रूप से रुचिकर लगे, समान सभी की पूर्ति हो, समान सभी रूप से सभी को वो बोधगम्य हो। तो इस प्रकार से जब हम अपने शिक्षण में इस प्रकार की चीजों की उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनकी रुचि की पूर्ति हो, उनकी रुचि अनुसार उनकी जो भी उनकी क्षमताएं हैं उनके अनुसार हो, सभी को एक आनंद दे। आनंद से मतलब एक वो वाला आनंद नहीं है, कहने का मतलब है कि उनको रुचि कर लगे, या आनंद से मतलब इस बात से है
कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएं, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो निश्चित तौर पर हमें उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हर बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति, इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जब हम अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान जो भी विधियां हैं, जो भी स्ट्रेटजी है हमारी, जो भी हमारी रणनीति है उसको तैयार करते हैं, तो वही हमारी कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अर्थात एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो हर बच्चे को क्या करती हो, पूर्णता करती हो, हर बच्चे के हितों को ध्यान में रखती हो। और निर्माण एवं मनोरंजन, अर्थात जब हमारी विभिन्नताओं को पूर्ण किया जाता है निश्चित तौर पर हम उसको प्रयोग कर पाते हैं और हमें उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। अगला है लोकतंत्र के व्यवहार का सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, यह हालांकि हमने बहुत लास्ट में आकर इस बिंदु पर चर्चा की है, लेकिन एज ए टीचर और एक टीचिंग जो भी व्यवस्था है हमारी, जो भी हमारी शिक्षण व्यवस्था है, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है कि हमारी व्यवस्थाएं कैसी हो, इक्वालिटी पर डिपेंड करती हूं, लोकतंत्र का निर्माण करती हूं, या लोकतंत्र की जो भी है डिमांड्स हैं उनको पूर्ण करती हो, अर्थात सभी के हितों को ध्यान में रखती हो। किसी भी प्रकार से हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी ना हो, हमारे कक्षा में शिक्षण के दौरान चीजें ऐसी ना हो जो किसी भी प्रकार से किसी को पीछे रखती हो, किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव ना हो, उसमें समान रूप से सभी प्रकार से सभी प्रकार के बच्चों को, कोई भी जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, किसी भी आधार से बालक कोई भी उससे पीछे ना छूटे, किसी भी प्रकार से कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान रूप से सभी के लिए हमारी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। यहां तक कि किसी भी प्रकार की अगर बालक में कोई दिव्यांगता है तो उसके आधार पर भी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारी वर्तमान शिक्षा समावेशी शिक्षा है और लोकतांत्रिक शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि मुख्य धारा से सभी को जोड़ना, एक ही शिक्षा व्यवस्था में सभी को शामिल करना, ताकि किसी में भी कोई हीन भावना पैदा ना हो, कोई भी किसी को अपना आप को कमजोर ना समझे, और सभी एक दूसरे से मिलकर शामिल होते हुए सभी प्रकार से अपना विकास करें, अपने संज्ञान का विकास करें और अपने सभी प्रकार के जो भी पक्ष हैं उनका विकास कर सकें, और किसी भी प्रकार से इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात इन शॉर्ट अगर हम कहें कि लोकतंत्र के व्यवहार का सिद्धांत क्या है, अर्थात एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो बिल्कुल पूर्ण रूप से भेदभाव रहित हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव ना हो, समान प्रकार की सभी प्रकार की चीजें सभी बच्चों के लिए निश्चित तौर पर बनाई जाएं, तो उसी को कहते हैं कि हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। इसी को हम कह सकते हैं एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमने जाना कि हमारे अधिगम कैसे कैसे हो रहा है, यानी कि बच्चे को जो सिखाना है वो कैसे कैसे होना चाहिए, उसके संबंध में हमारी सारे सिद्धांत हुए। तो हमने अपनी आज की क्लास में अभी तक इतना जाना कि हमारे शिक्षण सूत्र क्या हैं और हमारे शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, और आज की क्लास का अगला बिंदु हमारे आगे सामने आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, और दूसरा होता है व्रत या मैक्रो टीचिंग किसे कहते हैं। तो इन दोनों में हम एक एक करके हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, अंतर समझेंगे कि हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग। तो जानते हैं सबसे पहले हमारी व्हाट इज माइक्रो टीचिंग। तो हमारी माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। तो साथियों सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि सूक्ष्म शिक्षण कोई भी हमारा शिक्षण का प्रकार नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक शिक्षण का जो है प्रशिक्षण का भाग है। अर्थात जब एक शिक्षक बनने के लिए हम तैयारी करते हैं, हम अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि हमारे बीएड, डीएलएड, बीटीसी आदि जो भी हमारे डाइट वगैरह से संबंधित जो भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो भी हमें इसमें पढ़ाई की जाती है, तो इसमें हमारे क्या हो रहा होता है, हमारा प्रशिक्षण कोर्स होते हैं। ये एकेडमिक कोर्स नहीं होते हैं या प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। हालांकि इनको प्रोफेशनल कोर्स में फिर भी रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इनको प्रशिक्षण कोर्स के नाम से जाना जाता है, ट्रेनिंग कोर्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात ट्रेनिंग कोर्स किसे कहते हैं, जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो उस काम से संबंधित, उससे संबंधित जो भी शब्दावली है उनको समझना, पर्टिकुलर उस काम से संबंधित स्किल्स का डेवलपमेंट करना ही क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। तो साथियों जब हम शिक्षक कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले आवश्यक होती है कि हम उससे संबंधित एक प्रशिक्षण प्राप्त करें। क्योंकि हम क्या होते हैं, जब हम पीपल टीचर होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, तो उस समय
हमारे अंदर शिक्षण से संबंधित कौशलों को विकास करने के लिए एक प्रक्रिया से हमको होकर गुजरना पड़ता है। उसी प्रक्रिया को ही, उस शिक्षण के प्रकार को ही, हालांकि पूर्ण रूप से इसको शिक्षण का प्रकार नहीं माना गया है, इसको प्रशिक्षण का एक भाग माना गया है, जिसके द्वारा हम यह समझते हैं कि कक्षा में शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो उसे ही कहते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण हमारे शिक्षण का कोई प्रकार नहीं है, महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है। यह हमारे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का भाग होता है। यह छात्र अध्यापक को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण टेक्निक है। ये क्या है? ट्रेनिंग टेक्निक है हमारी, जिसमें हम टीचिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। यह शिक्षण का अति छोटा या एक छोटा सा रूप है, जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। साथियों, हमको आगे चल के अपनी एक बड़ी सी कक्षा को पढ़ाना है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, तो उस प्रकार की चीजों को फेस करने से संबंधित एक एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए छोटे स्तर पर कम बच्चों के समूह में, छोटे छोटे बच्चों के समूह में, यानी कि छोटे बच्चों से मतलब आयु से मतलब नहीं है, कि कम संख्या के आधार पर, एक छोटी कक्षा के आधार पर जब उन कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। तो जिसके संदर्भ में, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में एलन को मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। एलन हमारे सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में, इसके संदर्भ में इनका नाम जोड़ा जाता है। तो एलन क्या कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में? तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है, एक ऐसा सरल और छोटे रूप से है जिसमें थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने कम समय में इसको संपन्न किया जाता है। कहने का मतलब है, एलन कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या? तो कम समय में कम बच्चों के सामने किसी भी एक छोटे से बिंदु को स्पष्ट करते हुए बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए की गई एक क्रिया ही क्या है? हमारी सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। वहीं हमारे बी की पासी व एम एस ललिता क्या कहती हैं इसके संदर्भ में, कि जिसमें छात्र अध्यापकों से ये अपेक्षा या उम्मीद की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में या विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। तो समान ही बात है दोनों की लगभग, अर्थात जब हम कम बच्चों में, थोड़े से बच्चों में, थोड़े से समय के लिए यही की जाती है, ज्यादा लंबा ड्यूरेशन इसमें नहीं होता है और बहुत छोटा सा बिंदु लिया जाता है, उसको जब हम कराते हैं और उससे हम अपने सभी स्किल्स का या कौशलों का विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो उसी को ही सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, जो कि कोई शिक्षण का प्रकार नहीं है। क्या है? एक प्रशिक्षण का एक भाग है, एक प्रक्रिया का एक पार्ट है, टीचिंग ट्रेनिंग का। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में इसका एक चक्र माना जाता है, जिसके संदर्भ में 6 स्टेप माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले होती है योजना यानी कि प्लानिंग, उसके बाद होता है शिक्षण यानी कि टीचिंग, फिर होता है फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, फिर होता है पुनः योजना बनाई जाती है, उसकी रीप्लानिंग की जाती है, फिर दोबारा से शिक्षण किया जाता है, रीटीचिंग, फिर होता है पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि रीफीडबैक। तो सबसे पहले योजना होती है, जो पहले से ही हमको बनानी होती है, ये कक्षा में शिक्षण के से पहले ही तैयार की जाती है। उसके बाद हम करते हैं कक्षा में पहले एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारे सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप है वो 5 है, जिसमें हम पहले योजना बना के लाएंगे अपने घर से या पहले से ही बनाएंगे कक्षा में घुसने से पहले। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत के 6 मिनट हमारा शिक्षण सत्र होता है, जिसे टीचिंग सेशन कहा जाता है, जो 6 मिनट का होता है। फिर उसके बाद हम उससे संबंधित बच्चों की प्रतिपुष्टि निकालते हैं, फीडबैक सेशन चलता है जो कि लगभग 6 मिनट का होता है। उसके बाद हम दोबारा से 12 मिनट की रीप्लान सेशन होता है, फिर दोबारा से उस पर शिक्षण किया जाता है, रीटीच सेशन होता है, रीटीचिंग सेशन 6 मिनट का, और फिर पुनः उस पर प्रतिपुष्टि निकाली जाती है, रीफीडबैक सेशन चलता है 6 मिनट का। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका समय अक्सर पूछा जाता है, तो उसके संदर्भ में एलन के अनुसार ये 36 मिनट का माना गया है। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? 36 मिनट का होता है। इसका फॉर्मूला भी है 6 + 6 + 12 + 6 + 6। तो इस प्रकार से ये 5 चक्रों से गुजरते हुए, 5 स्टेप्स से गुजरते हुए, 5 सत्रों से गुजरते हुए कुल 36 मिनट की प्रक्रिया मानी जाती है हमारी सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग, जो कि एलन से इससे संबंधित एलन का नाम जोड़ा जाता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। यह कोई शिक्षण का प्रकार नहीं है, यह हमारे जो शिक्षण प्रशिक्षण है उसका एक पार्ट है, जिसको 36 मिनट का माना जाता है, जिसमें कुल 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप योजना,
फिर हमारा शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण और हमारा पुनः प्रतिपुष्टि होती है। इसमें एनसीईआरटी के अनुसार 5 है, क्योंकि पहला जो है योजना वो पहली बार तो हमें कक्षा में नहीं करनी है, वो कक्षा में घुसने से पहले का ही काम है। तत्पश्चात ये 5 स्टेप हमारे कक्षा के दौरान किए जाते हैं, इसलिए इसको 36 मिनट का माना जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण याद रखना है, ये 36 मिनट का होता है, 36 मिनट माइक्रो टीचिंग। अब हम दूसरा जानेंगे कि फिर हमारा वृहद या विस्तार शिक्षण किसे कहते हैं, या इसको कहते हैं मैक्रो टीचिंग। तो व्हाट इज मैक्रो टीचिंग? तो साथियों, ये हमारा वास्तव में शिक्षण का प्रकार है, ये कोई प्रशिक्षण का भाग नहीं है। जब हम एक शिक्षक बनते हैं तो कक्षा में जब जाकर हम अपना किसी भी बिंदु को बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, अधिगम कराने का प्रयास करते हैं, तो जब हम एक बड़ी सी विस्तार वाली कक्षा में संपूर्ण सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करते हुए काफी बड़ी क्लास में जब हम अपनी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, जब उनकी प्राप्ति हेतु कक्षा में जाकर शिक्षण करते हैं, तो उसे मैक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। वृहद शिक्षण का अर्थ है विस्तार तरीके से चीजों को पढ़ाना। वृहद शिक्षण में अध्यापक क्या करते हैं? एक ही समय में सभी छात्रों को या सभी छात्र छात्राओं को एक साथ बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं। यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, ना कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे समूहों में होता है। इसमें समान रूप से सभी को लेते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराया जाता है। वृहद शिक्षण व्याख्यान विधि पर मुख्यतः आधारित होता है, जिसमें हम व्याख्यान करते हैं। हालांकि अन्य चीजें भी जोड़ सकते हैं, प्रदर्शन विधि होगी, हमारी अन्य आगमन निगमन सभी प्रकार की चीजें भी शामिल होगी, लेकिन मुख्यतः कहने का मतलब है यहाँ पर जब हम किसी भी चीज को व्याख्यान करना चाहते हैं, डिटेल उसकी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के उसके पक्षों से उसको शामिल अवगत कराना चाहते हैं, अर्थात हम शिक्षा के उद्देश्य या उस विषय वस्तु के उद्देश्यों के आधार पर जब कक्षा में जाकर शिक्षण करते हैं, तो वह हमारा मैक्रो टीचिंग कहलाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, छात्रों की संख्या अधिक होती है, एक सामान्य कक्षा होती है, अर्थात जब हम एक शिक्षक के रूप में कक्षा में शिक्षण करते हैं तो वह मैक्रो टीचिंग कहलाती है। और जब ऐसे प्यूपल टीचर या छात्र अध्यापक के रूप में कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं, छोटे छोटे समूहों में शिक्षण कर रहे हैं, तो उसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। Please subscribe the channel.